थ्योरम। कॉपी पर तुम हेडिंग लगाओ स्टोक्स थ्योरम। कॉपी पर तुम लोग है ना हेडिंग लगाओ स्टोक्स थ्योरम। कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, है ना? लगे क्या? एक कल की क्लास में हम लोग बात किए थे विस्कस फोर्स के बारे में। ये देखिए कल की क्लास में हम लोग बात किए थे विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी क्या है कल बता दे तुम लोगों को। विस्कोसिटी क्या है? एक तरह का क्या है आपका कि फ्लूइड फ्रिक्शन। विस्कोसिटी क्या है तुम लोगों को? फ्लूइड फ्रिक्शन है ना? अगर फ्लूइड अगर लेयर बाय लेयर अगर मान लो कि अगर फ्लो करता है तो लेयर पे जो फोर्स लगता है जिसकी वजह से क्या होता है वेलोसिटी से क्या होता है डिक्रीज करता है। इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे कल विस्कस फोर्स। और कल एक फार्मूला डेरिवेशन हुआ था कि विस्कस फोर्स जो होता है कितना होता है माइनस एटा ए कितना आता है आपका एरिया कितना वो आता है टोटल ए क्या। इस वाला टर्म को हम लोग बोल रहे थे वेलोसिटी ग्रेडियंट और ए क्या था उसमें एरिया और एटा था कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। समझे बात? और ये देखो तब वैलिड था जब वहां पे क्या कर रहा था फ्लूइड मोशन कर रहा था। यही बात थी ना? कल एक एग्जांपल तुम लोग और दिए थे। क्या दिए कि जैसे मान लो कि रिवर वगैरह है ये रिवर ये रिवर ठीक है। इसके ऊपर मान लो कि नाव चल रहा है इसके ऊपर क्या है एक बोट। समझे बात? और या आप मान लो कि बोट आगे मोशन कर रहा है। समझे बात? तो भी सी बात देखो अगर बोट अगर मोशन कर रहा है तो बोट बेसिकली किस फॉर्म में तुम लोगों को सॉलिड। अरे बोट का लकड़ी से बना हुआ सॉलिड होगा। अब पता देखो मोशन अगर कर रहा होगा तो देखो बोट आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा। इनर्शिया की वजह से इसमें ये जो फ्लूइड रखा है नदी में जो चल रहा है जो पानी है इसे रोकने की कोशिश करेगा। यानी फ्लूइड इस बोट पे कैसे प्रेशर हो जाएगा पीछे। समझे बात? ये रहेगा क्या? और इसका भी तुम लोग ने फार्मूला कर बताए थे। और ये जो पता यहाँ पे इस वाले केस में मुझे लग रहा है कि सॉलिड प्लस लिक्विड का यहाँ तक कांटेक्ट तो है ना? लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट कैसा तुम लोगों को सरफेस कांटेक्ट ये है ना? अगर मान लो किसी में अगर बॉल अगर डूब जाता तो वहां पे सरफेस कांटेक्ट नहीं रहता। नाव का सरफेस से फ्लूइड का है देखो यहाँ पे सरफेस से कांटेक्ट है। समझे बात को? किसका? सॉलिड प्लस लिक्विड का फ्लूइड का बोल सकते हैं। इस वाले केस में बताए थे कि है ना कि कहीं पे अगर सरफेस अगर कांटेक्ट हो इस वाले केस में अभी भी जो विस्कस फोर्स होगा हम लोग को फार्मूला यूज करना है कौन सा माइनस एटा ए डेल्टा वी अपॉन कौन सा यूज करना हम लोग। समझे बात? लेकिन अगर मान लो कि कोई अगर फ्लूइड में अगर इमर्ज कर जाए तो उस वाले केस में हम लोगों को इसको यूज नहीं करना है। उसके लिए कल बताया थे क्या बताया तुम लोगों को स्टोक्स थ्योरम। एक बार तुम लोग कॉपी पे इसको फिर से चिपका लो। एक बार तुम लोग है ना कॉपी पर इसको फिर से लिख लो। मतलब सॉलिड प्लस फ्लूइड का अगर सरफेस अगर कांटेक्ट हो उस केस में जो विस्कस फोर्स होगा कितना होगा माइनस एटा ए डेल्टा वी अपॉन क्या होगा डेल्टा वी। हो गया? सिंपल तो बताया तुम लोगों को ये छोटी कंसेप्ट। हो गया? अब देखो कि अब ये जो फार्मूला है ये केवल
अगर कहीं पे अगर फ्लूइड फ्लो कर रहा है वहां यूज कर सकते हैं, या कोई अगर सॉलिड अगर किसी फ्लूइड पे अगर फ्लोट कर रहा तैर रहा है वहां पे इस फार्मूला का यूज करेंगे। समझे बात? और मान लो कि कहीं पे केस ए है कि ये मान लो कि फ्लूइड है, नदी है, समझे बात? और इसमें मान लो कि एक बॉल है, इसमें ये क्या मानो एक बॉल और ये आगे का मोशन कर रहा है, तो भी सी बात है मोशन कर रहा है इस केस में मतलब आगे से बढ़ रहा है। समझे बात? तो विस्कस फोर्स कैसे रहेगा? मोशन का फोर्स करेगा, मतलब कैसे रहेगा तुम लोगों को पीछे। समझे बात? इस वाले केस में विस्कस फोर्स कैसे रहेगा तुम लोगों को पीछे रहेगा। समझे बात? ये तुम लोग कभी देखते हो, मान लो कि कोई इंसान अगर नदी में अगर तैर रहा है तो उसके मुंह पे फोर्स लगता है, मतलब होता नहीं कि अगर तैरने में थकावट पैदा होती है, वहां पे कौन सा फोर्स लगता है तुमको? विस्कस तो लगता है ना। जैसे मान लो तुम तैरना चाह रहे हो तो आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो फिर इसका मतलब क्या है कि तुम्हारे फेस पे फुल फोर्स लगा रहा होगा, किसके? मोशन के अपोजिट। समझे बात? तो वो दिक्कत है तैरने वगैरह में। तो देखो स्ट्रोक्स करके उतना यूज करते हैं when body is immersed in इसमें when body is immersed inside a fluid। समझ बात आ रही है? मतलब तुम लोगों को ये स्ट्रोक्स करने को तब यूज करना है जब बॉडी आपका किसी फ्लूइड के अंदर क्या है तुम लोगों को डूबा हुआ है। बात समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। अब देखो इसी बात है ना, है ना, बॉडी इमर्ज आपका। अगर इस केस में क्या है सुनो कि अब ये जो विस्कस फोर्स है, ये भी देता हूं कि द विस्कस फोर्स inside a moving body, the viscous force inside a fluid of a moving body depends on देखो अब एक बात है, देखो फिक्स हो गया कि अगर किसी फ्लूइड के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो विस्कस फोर्स कहां रहेगा? इसके पीछे रहेगा। अब ये क्या बोल रहा है कि द विस्कस फोर्स inside a fluid of a moving body depends on number one देखो डिपेंड करता है shape and size of a body। एक डिपेंड करता है shape and size पे, समझे बात? सेकंड देखो डिपेंड करता है स्पीड या वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी। और थर्ड डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब बात समझ में आएगी? शेप एंड मतलब इसका जो फोर्स लगेगा कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है ना तो डिपेंड करता है तीन चीजों पे, शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, सेकंड डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, और थर्ड डिपेंड करता है तुम लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब देखो अब यहाँ एक बात है ना तुम लोगों को, देखो शेप एंड साइज देखो कई तरह के बॉडी हो सकता है क्यूबिकल हो, स्क्वायर टाइप का हो, रिंग भी हो, समझे बात? तो स्फेरिकल भी हो, हॉलो स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर हो। तो देखो जनरली स्टोक्स साहब जो थ्योरम बताया ना वो जनरली बताया थे तुम लोगों को स्फेरिकल के बारे में, समझे बात? और यहाँ तो लिखो आप तुम लोग है ना, बताओ अब बॉडी का देखो शेप एंड साइज देखो कई तरह का होता है। स्टोक्स तो थ्योरम है तो जनरली किसके लिए है? स्फेरिकल बॉडी के लिए। तो विस्कस फोर्स
विस्कस फोर्स निकालेंगे स्फेरिकल बॉडी के लिए, प्रैक्टिकली देखो है ना, हर एक बॉडी का निकालना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ही है। हो गया, चलो रब कर दे। अब यहाँ पे फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे, ध्यान देना, देख रहा है क्या? The viscous force, ध्यान देना, the viscous force of a spherical body which is moving inside fluid depends on, मतलब विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है? नंबर 1 किस पे करता है बताओ? रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। मतलब ये तो डिपेंड करता है किस पे तुम लोगों को? रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी का। मतलब किस पे करता है तुम लोगों को? r। सेकंड करता है स्पीड ऑफ बॉडी, मतलब किस पे डिपेंड करता है तुम लोगों को? b पे। और थर्ड डिपेंड करता है, देखो बॉडी देखो कई तरह के होते हैं, लेकिन हम लोग स्टोक्स में किसके बारे में पढ़ना है तुम लोगों को? स्फेरिकल के बारे में, समझे बात को? और थर्ड डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, यानी किस पे डिपेंड करता है तुम लोगों को? एटा। जैसे इमेजिन कर लो, जैसे कि मान लो ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड का कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना है? एटा दिया हुआ है, समझे बात को? इसमें कोई स्फेरिकल बॉडी है जिसका यहाँ पे रेडियस कितना है तुम लोग? r, और आगे मान लो कि v स्पीड से मोशन कर रहा है, तो भी सी बात है, विस्कस फोर्स क्या है? मोशन का अपोजिट लगेगा, यानी विस्कस फोर्स आपका ऐसे रहेगा। ये विस्कस फोर्स को इमेजिन कर लो कि विस्कस फोर्स को डिनोट करते हैं आपका F20, किसे करते हैं? F20। A का मतलब फोर्स, V का मतलब क्या है? विस्कस। अब ध्यान दो, ये तुम लोग को है ना यूनिट एंड डायमेंशन बताया, जो देखो जिस पे डिपेंड करता है उसको तुम पावर लिख दो, यानी बताओ विस्कस फोर्स यहाँ Fv डिपेंड किस पे करता है? तुम लोग रेडियस पे करता है क्या? तो मान लो कि r का मान किस पे? आपका x। फिर विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड करता है? तो वो वेलोसिटी पे, तो v का मान कितना मान लो? y। और विस्कस फोर्स देखो फिर डिपेंड करता है कोएफिशिएंट विस्कोसिटी पे, यानी कितना हो जाएगा? एटा के मान कितना मान लो? ये तुम बताए थे, है ना? अब सबको तुम यहाँ पे तुम ऐसा करो, कंबाइन कर दो, यानी यहाँ हो जाएगा विस्कस फोर्स 30% कितना हो जाएगा? r के पावर x, v के पावर y, और एटा का मान कितना आ जाएगा? 0। अब साइन हटे तो कोई कांस्टेंट आएगा, यानी यहाँ जो विस्कस फोर्स F आ जाएगा, K मान लेते कांस्टेंट है, r के पावर x, v के पावर y, और एटा का मान कौन सा है? 2 ये यहाँ पे जो K है, ये उल्टी सी बात है कि डायमेंशन लेस है। ये तुम लोग बताए थे ना, उस केस में बताए थे कि इसका जो मेन जो खामी है कि कांस्टेंट और वैल्यू नहीं निकाल पाते, वहां बात हुई थी। यहाँ पर K क्या है तुम लोगों को? डायमेंशन लेस है, समझे बात? अब देखो, अब सबको पता है कि यहाँ विस्कस फोर्स है, अब फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? अगर मान लो इस वाले केस में अगर x, y और z का मान लो वैल्यू अगर मिल जाए, इसका मतलब विस्कस फोर्स मिल जाएगा। अब सबको पता है फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन कितना होता है? m कितना होता है? t के पावर -2। यही होता है क्या? कारण के तो कांस्टेंट है, डायमेंशन भी लेस है, डायमेंशन लेस का मतलब क्या होगा? m 0 0 0 यही होता है क्या? अगर जिसका कोई डायमेंशन नहीं हो मतलब क्या होगा? तीनों 0 हो जाएगा। r के पावर x, r क्या मतलब रेडियस है क्या? इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा? l के पावर कितना आ जाएगा? l के पावर x इन। ये देखो वेलोसिटी है, स्पीड है, लेकिन इसका डायमेंशन कितना होगा? l t - y हो जाएगा। और एटा क्या है? कोएफिशिएंट विस्कोसिटी। ये कल तुम लोग इसका डायमेंशन बताए थे, m l के पावर -1 t के पावर -1, यही था क्या? एक बार देख लो, लगता है यही होगा मेरे हिसाब से। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन कितना होता है? डायमेंशन फार्मूला m l - 1 t के पावर -1, विधिवत है क्या? अब ऐसा करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, m l1 t के पावर यहाँ पे -2, इसको इक्वेशन यहाँ पर बोलो, इधर कितना आ जाएगा? देखो l के पावर x, यहाँ y आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? -1। इसको बोल सकते हैं l x + y, और यहाँ कितना आ जाएगा? -0।
ठीक है, इसके बाद क्या m बच गया क्या? m के पावर देखिए आ रहा है, केवल कौन सा आ रहा था तुम लोग? z। और इस केस में d के पावर कितना आ रहा है? माइनस y और माइनस z। अब इक्वेट कर दो। आफ्टर इक्वेटिंग वी गेट, मुझे लग रहा है देखो यहाँ पर m के पावर 1 है, यहाँ पे m1 के z है, यानी इस केस में m के पावर 1 है, यहाँ पे क्या है तुम लोग, इधर m के पावर कौन सा है? z। तो जब कंपेयर करेंगे तो z का कितना आ जाएगा? ये है क्या? तो z के पावर 1 आ गया। इधर देखो यहाँ बोल रहा है कि t के पावर माइनस y, t के पावर माइनस z, इधर है, इधर t के पावर कितना है तुम लोगों को? माइनस 2। जब इक्वेट करेंगे तो मुझे लगता है कि माइनस y माइनस z इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 2। और z का देखो वैल्यू निकाल के रखे हैं 1, यानी कितना आ जाएगा? माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 2। उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस y इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा? माइनस 1। इधर भी माइनस है तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा? समझ रहे हो बात? अब इस वाले में पूरे l को इक्वेट कर, l को जब इक्वेट करोगे तो मुझे लग रहा है कि l के पावर x प्लस y माइनस z इक्वल टू कितना आ रहा है? l के पावर 1 आ रहा है क्या? ये आ रहा है ना यार? तो यहाँ से कर सकते हो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू कितना? 1 आ रहा है। अब सबका देखो वैल्यू निकाल के बैठे, z का भी 1 है, y का भी 1 है। x प्लस 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, ये कट गया, x इक्वल टू कितना आ गया? है ना? तो पुट वैल्यू ऑफ x, y एंड z इन इक्वेशन फर्स्ट। इसमें पुट करोगे तो बताओ जो विस्कस फोर्स हो जाएगा Fb इक्वल टू k और कितना आ जाएगा? r के पावर भी 1, v के पावर भी 1 और eta का पावर कितना 1 आएगा? समझे बात? यहाँ पे देखो k का जो वैल्यू कांस्टेंट लेना है तुम लोगों को 6 पाई लेना है। कितना लेना है? 6। तो पुट करोगे तो विस्कस फोर्स कितना आ जाएगा? 6 पाई eta r into v। इसी को बोलते हैं स्टोक्स फार्मूला। इसी को क्या बोलते हैं? स्टोक्स फार्मूला। फार्मूला कितना होता है? यहाँ जो k कांस्टेंट था इसमें कितना होता है तुमको? 6 पाई, बाकी तो सबका माना रहा था। तो विस्कस फोर्स यहाँ पे आ जाएगा तुम लोगों को 6 पाई एटा r into v। मतलब यही है, अगर किसी फ्लूइड के इनसाइड अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है वेलोसिटी से और उस स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस r हो तो कितना होगा? 6 पाई एटा r into v। यही तुम लोगों का स्टोक्स थ्योरम है, जिसको डायमेंशन के हेल्प से क्या करते हैं? इसको प्रूव करते हैं। मेरे हिसाब से तुम लोग समझ में आया होगा। क्या बोले इसको? 6 पाई एटा r v। पाई एटा आर भी पाई एटा आर भी। यानी अगर लिखना चाहोगे तो चलो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे बगल में, यहाँ पे पूरा लिखने के बाद लिख देना कि जो विस्कस फोर्स जो आया 6 पाई एटा आर भी, यही है क्या? यहाँ पे भी क्या है तुम लोगों को? विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स तब है जब आप बॉडी फ्लूइड के अंदर क्या ही मर्ज है। एटा क्या है सबको पता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कल की क्लास में बताए थे कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी डिपेंड करता है फ्लूइड पे। उसके बाद आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। और v क्या है? स्पीड ऑफ बॉडी। ये फार्मूला तुमको याद कर लेना, 6 पाई एटा आर भी। बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फ्लूइड मैकेनिक्स का। और आज देखो फ्लूइड मैकेनिक्स लास्ट क्लास है, क्योंकि कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में, सरफेस टेंशन वगैरह 2-3 क्लास हो जाएगा। इसके बाद ये चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर जो है हमेशा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 6 पाई एटा आर भी। अरे तो ये तुमको समझ में आया होगा सब चीजें? हाँ, ये सब पहले पर बात किए थे डायमेंशन में। तो ये है ना बाकायदा थ्योरम है ना, जिसको डायमेंशन की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं या डिराइव कर सकते हैं।
वाले केस में जब कंपेयर की इक्वेशन तो z वैल्यू 1 आ गया, यहाँ पर y वैल्यू 1 आ गया, और यहाँ पे कंपेयर करने के बाद x वैल्यू 1 आ गया, यानी यहाँ जो पावर में मान के बैठे थे सबका 1 आ गया, इसमें पुट कर दिए और वैल्यू यहाँ से निकल गया 6 पाई एटा आ गया। चलो ठीक, वो लिखे तो ना सेट से दर। चलो ठीक, एक न्यूमेरिकल तुम लोग है ना करो। स्टोक्स का तो तब यूज करना है जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में इमर्ज किया हो और उसमें क्या करना, मोशन करना। अगर कोई तैर रहा है तो उस वाले केस में इसको हम यूज नहीं करेंगे। वहां पे कौन सा यूज करेंगे, a इक्वल टू माइनस एटा a डेल्टा b अपॉन कौन सा करेंगे, डेल्टा j। अगर मान लो तुम लोग तैर रहे हो, तुम लोग अगर तैरे हो तुम लोग आइडिया थोड़ी है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, केवल स्फेरिकल बॉडी के लिए। अगर कोई और रहेगा वो दिक्कत होगा। चलो ठीक, एक तुम लोग है ना क्वेश्चन करो, बड़ा प्यारा सा एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, फाइंड the acceleration of object, find the acceleration of object। ऑप्शन ए 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक क्वेश्चन क्या ध्यान दो कि एक फ्लूइड है जिसका कोएफिशिएंट विस्कोसिटी एटा का वैल्यू आपको तुम लोग दिया हुआ है कितना, 10 के पावर -3 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। इसमें एक स्फेरिकल बॉडी है, ये आगे मोशन कर रहा है और ये भाग रहा है तुम लोग की वेलोसिटी 10 के पावर 3 मीटर पर सेकंड से, काफी जो है ना तेज घूम रहा है। तो इसके बाद डिस्कस फोर्स कहां रहेगा, पीछे रहेगा, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका जो है ना मास दिया हुआ है, स्फेरिकल बॉडी का मास दिया तुम लोगों को 6.28 kg है ना, और इसका जो रेडियस है स्फेरिकल बॉडी का रेडियस होगा 0.5 मीटर। तो तुम लोगों को निकालना है, और बॉडी कौन सा तुम लोगों को, सॉलिड। तो तुम लोगों को बताना है ना कि इसका कितना एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन तो नहीं बोल सकते हैं, बोलेंगे इसको डी एक्सेलरेशन, क्योंकि मोशन करेगा तो मोशन को अपोज करेगा विस्कस में, तो धीरे धीरे क्या होगा, इसका वेलोसिटी घटेगा। तो वेलोसिटी घटेगा, घटने का मतलब क्या होगा, डी एक्सेलरेशन, मतलब हो जाएगा रिटार्डेशन। तो बताना इसका कितना हो गया एक्सेलरेशन वगैरह। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सिंपल क्वेश्चन है।
हो गया? किसी आंसर आया क्या? इस बॉडी का कितना एक्सेलरेशन होगा? हो गया? नहीं आया? थोड़ी गिरा देखो, देख रहे हो क्या? एक बात बताओ कि अगर एक मोशन अगर आगे करेगा तो विस्कस फोर्स कैसे लगेगा? पीछे लगेगा। अब ध्यान दो, ये विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना होता है? फार्मूला 6 पाई कितना होता है? एटा आर इनटू कितना हो जाएगा? v। यानी यहाँ से विस्कस फोर्स कितना आ जाएगा? ये सबको पता है कि देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अरे फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू कितना होता है? एक्सेलरेशन। इसको लिख देंगे आपका m इनटू f इक्वल टू हो जाएगा 6 पाई एटा r इनटू v। यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 पाई एटा r इनटू v अपॉन कितना आ जाएगा? अब देखो तुम सबका वैल्यू पुट करो, सी तो सही है। ये पाई के वैल्यू सबको पता है कितना होगा? 3.14। एटा का मान दिया हुआ कितना? 10 का मान कितना दिया हुआ है? -3 इनटू r। r का रेडियस है क्या? यहां तुम लोग देखो दिया हुआ कितना? 0.5 है क्या? तो 0. आ गया 5 इनटू v। वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? 10 का मान कितना दिया हुआ है? 3 अपॉन मास कितना दिया हुआ है? 6.2। तो 6 पॉइंट कितना दिया हुआ? 2। एक काट गया देखो टाइम्स कट गया क्या? एक काट गया तुम लोग कितने? ये टाइम्स 3 गुना 4। ये वाले देखो दोनों मर गए। यहां माइनस प्लस 0.5 इनटू 0.5 इनटू 3 कितना आ जाएगा? 1.5 मीटर पर सेकंड। यानी इसका कितना होगा एक्सेलरेशन? ये हो गया? यस सर। इसका आ गया हो? सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। तो ठीक, एक क्वेश्चन तुम लोग है ना कर करते हैं। यस सर। फिजिक्स में न्यूमेरिकल बनता जैसा होता है वो जिंदगी में किए हैं आज तक, नहीं बनता ऐसा लगता है क्या जिंदगी है। सही फिजिक्स काफी टफ चीज है, ऐसा लगता है कि एकदम जिंदगी नरक हो गया है। इसीलिए क्या है कि जब मोटिवेशन नहीं मिले तो सबसे पहले तुम लोग सिंपल क्वेश्चन बनाना शुरू करो, उसके बाद है ग्रिप बनते जाएगा, न्यूमेरिकल सोल्व होते जाएगा। समझे बात? कहीं मत करो कि न्यूमेरिकल मुझे है ना थोड़ा सा टफ बनाना है। तो ठीक, एक क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द ऑब्जेक्ट बिफोर स्टॉपिंग। मतलब बोल रहा है कि रुकने से पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। समझे बात को? क्वेश्चन क्या है? एक फ्लूइड है ऐसे, और यहाँ पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। इसका देखो रेडियस तुम लोगों को दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है स्मॉल r। समझे बात को? और इसका मास दिया हुआ है कितना? दिया हुआ m दिया हुआ है। और ये जो बॉडी है स्फेरिकल बॉडी है, और यहाँ से चल रहा है। स्टार्टिंग में इसका वेलोसिटी दिया हुआ तुम लोगों को v नॉट। समझे बात? तो बोल रहा है कितना दूर चलने के बाद, या मान लो कहीं पे जाके रुक जाएगा तो रुकने तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ये तुम लोगों को निकालना है। तो इसको तुम लोग है ना सोल्व करो।
कि अगर मान लो कि रुक गया तो रुकने तक कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अरे बेटा मान लो ना कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एटा रहेगा और क्या रहेगा, फ्लूइड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है विस्कोसिटी। अब करके बताओ। हो गया। नमस्कार कर रहा होगा है ना। तुमने फॉर्मूला यूज किया क्या v स्क्वायर इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 2s, यही क्या होगा ना। अब ये स्क्वायर क्या होगा और ये स्क्वायर इक्वल टू 6 पाई r भी अपॉन m कर दिया होगा, वहां ये का मान पुट कर दिया होगा, इसका मान निकाल दिया होगा, यही क्या होगा। इस क्वेश्चन को मैं जब भी अगर देता हूं ना तो बच्चा सब करता सर यहां से इनिशियल रिजल्ट भिन्न है क्या। मान लो कुछ समय चलने के बाद एक ब्लॉक यहां पे आ गया और यहां पे मान लो कि आकर रुक गया, रुकने का मतलब वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया इसका हो गया 0। तो मान लेते हैं कवर किया डिस्टेंस यहां से s, यही निकालना है क्या। तो चलो सर मोशन का फार्मूला लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर प्लस 2s। अब देखो सर v स्क्वायर का फाइनल वेलोसिटी है ये तो 0 हो जाएगा सर, 0 का स्क्वायर इक्वल टू e स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितने चल रहा था, चलना शुरू किया था v0 से, सर v0 का स्क्वायर प्लस 2a। ये क्या होता है सर, एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना होता है, फोर्स अपॉन कितना होता है, मास होता है। ये इक्वल टू फोर्स कौन सा रहेगा सर 6 पाई एटा r इनटू v0 इनिशियल वेलोसिटी अपॉन m कर देंगे, यहां पुट कर देंगे सर 6 पाई एटा r इनटू v अपॉन m इनटू s। इसको इधर भेजेंगे, यहां से s निकाल लेंगे, ये है क्या। यानी यहां से मिला तो ये अगर निकालोगे चूंकि है ना यहाँ नेगेटिव हो जाएगा तो हो जाएगा तुम लोगों को v0 स्क्वायर m अपॉन कितना आ जाएगा 12 पाई एटा r इनटू क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा फिर देखो ये जो फार्मूला है v स्क्वायर प्लस e स्क्वायर प्लस 2s या v बराबर e प्लस at या s इक्वल टू है ना ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये फार्मूला देखो तब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो आपका यूनिफॉर्म, पता है तुम लोग। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब एक्सेलरेशन क्या हो तुम यूनिफॉर्म, मतलब जो बॉडी आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो तब इस तीनों फार्मूला का यूज करते हैं। अगर तुम लोग है ना एनएलएम में काइनेमेटिक्स में इस फार्मूले का हेडिंग लिखेगा तो साफ लिखवाया हुआ है कि मोशन है ना और मोशन ऑफ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझे बात। अब इस केस में कोई एक्सेलरेशन अगर निकाल दो तुम लोग तो बताओ यहाँ एक्सेलरेशन तुम कैसे निकालोगे। एक्सेलरेशन निकाल तो कितना देखो 6 पाई एटा r v0 अपॉन कौन सा m है क्या। अब देखो 6 पाई तो कांस्टेंट है, एटा कांस्टेंट ही होता है, r मान लो रेडियस चेंज नहीं करेगा, मास चेंज नहीं करेगा, मतलब पूरा का पूरा यहाँ तक क्या है आपका कांस्टेंट है, कोई दिक्कत। लेकिन जो v0 इनिशियल वेलोसिटी है ये धीरे-धीरे तो कमते जा रहा है, ये धीरे-धीरे कमते जा रहा है तब जाके यहाँ पे आकर 0 हो गया, मतलब ये चेंज कर रहा है तो एक्सेलरेशन भी क्या कर रहा है चेंज कर रहा है। अब यूनिफॉर्म कहां करना है, ये फार्मूला तब लगाते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यहां तो सब क्या चेंज कर रहा है। इस वाले केस में जो एक्सेलरेशन है क्या कर रहा है तुम लोगों को चेंज कर रहा है। चेंज करने का मतलब कौन सा एक्सेलरेशन है तुम लोगों को नॉन यूनिफॉर्म, समझे बात को। तो
नॉन यूनिफॉर्म में फार्मूला थोड़ा वैलिड है, नहीं ना, तो तुम लोगों को लगाना पड़ेगा हर एक बार क्वेश्चन हो ना। सर देखो गलत है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन अगर नॉन यूनिफॉर्म के फार्मूला हम यूज नहीं करेंगे। अब क्या करें, ध्यान दो, ये सबको पता है कि ये सॉल्यूशन इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन क्या होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं ना, ये तुम बताते फार्मूला कब यूज करते हैं, जब सॉल्यूशन क्या होता है तुम लोग नॉन यूनिफॉर्म डी अपॉन कितना होता है dt। ये मेरा सिंबल कर रहा है कि मैं मल्टीप्लाई कर दूं ds अपॉन आपका ds, ठीक है। देखिए अब बताओ ds क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी हो जाएगा क्या, यानी मुझे लगता है कि सॉल्यूशन इक्वल टू कितना आ जाएगा, हो जाएगा तुम लोगों को v इनटू dv अपॉन कितना आ जाएगा ds। ये सबको पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है ds अपॉन कितना होता है, कोई दिक्कत नहीं ना, ये फार्मूला तुम लोग करवा चुके हैं, सॉल्यूशन इक्वल टू v इनटू dv अपॉन ds। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन का फार्मूला सबको पता है, सॉल्यूशन इक्वल टू कितना होता है 6 पाई eta r इनटू v अपॉन कितना हो जाएगा, ये है क्या, इसमें तुम पुट कर दो तो कितना आएगा 6 पाई eta r v अपॉन m इक्वल टू कितना आ जाएगा v इनटू dv अपॉन कितना आ जाएगा। देखो v से v मर गया, क्या बच गया बताओ 6 पाई eta r अपॉन m इक्वल टू dv बाय ds। अब देखो ये मुझे लग रहा है ना, ध्यान देना, ये पूरा का पूरा देखो कांस्टेंट है, 6 पाई कांस्टेंट, eta कांस्टेंट, r नहीं चेंज करे, मास नहीं चेंज करेगा, ये मान लेते हैं कांस्टेंट वैल्यू आपका मान लो कि ये कैपिटल ए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना, तो क्या बोल सकते हैं कि कैपिटल ए इक्वल टू कितना आ जाएगा dv अपॉन कितना आ जाएगा ds, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो dv इक्वल टू कितना आ जाएगा a इनटू कितना आ जाएगा ds, दिक्कत है क्या, यानी इसको बोल सकते हैं a इनटू ds इक्वल टू कितना आ जाएगा dv। अब देखो छोटे से यहाँ से छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के यहाँ निकाल लिए, अगर पूरे का अगर मान लो कि निकालना है यहाँ से यहाँ तक, क्या करेंगे इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है, कोई दिक्कत है क्या, जैसे मान लो कि इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे कितना दिया हुआ है v0, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, कुछ नहीं चला उस टाइम पे, और मान लो कि फाइनल वेलोसिटी यहाँ पहुंच गया तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे कितना हो जाएगा इसका 0, तो मान लो कि यहाँ से पहुंच गया, यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, हमने ऐसे तो निकालना है ना, ये तो कांस्टेंट ही है। अब देखो ds का इंटीग्रेशन कितना होता है, होता है क्या, और लिमिट जब जाएगा तुम लोगों को 0 से लेकर ds का, बताओ dv का कितना होता है इंटीग्रेशन, v होता है क्या, और यहाँ से लिमिट चल जाएगा v0 से लेकर। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, पता है क्या मिस्टेक कुछ नहीं हुआ है, देखो मोशन ऐसे कर रहा है तो फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या मोशन अपोजिट कर रहा है क्या, तुम ऐसे बोल सकते हो इसका वेलोसिटी घट रहा है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, अरे मोशन के अपोजिट लग रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ना, यहाँ चुपचाप माइनस लगा दो, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे क्या लगा दो आपका माइनस लगा दो, कोई दिक्कत नहीं हो, समझे, कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। ये बताओ इसे कितना हो जाएगा, a इनटू कितना आ जाएगा, कैसे हो जाएगा क्या, s माइनस 0 आ गया, तो सही से बता देता हूँ, इक्वल टू माइनस कितना आ जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 0 माइनस कितना आ जाएगा, यानी मुझे लगता है a इनटू s इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस प्लस कितना आ जाएगा। अब तुम ऐसा करो, a का तुम वैल्यू पुट कर दो, a का वैल्यू कितना मान के बैठे थे, और माइनस मतलब वहां पे मल्टीप्लाई हो गया, यानी कितना आ जाएगा बताओ 6 पाई eta r अपॉन m, ये है क्या, इनटू कितना आ जाएगा s इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, हम लोग को निकालना क्या था, कितना डिस्टेंस है रुकने से पहले चलेगा, यानी s इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ v0 m अपॉन कितना आ जाएगा 6 पाई eta इनटू r, मतलब अगर बॉडी अगर रुक जाएगा तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना s इक्वल टू v0 m अपॉन 6 पाई eta इनटू r। लेकिन तुम लोग क्या निकाल रहे थे, a निकाल रहे थे, ये फार्मूला तब लगता है जब एक्सेलरेशन क्या यूनिफॉर्म, मेरे हिसाब से तुम लोग समझ में आया होगा, हां No, no, no. गुजरात मुंबई और मुंबई। अब बात आती है अगला जो तीसरा पार्ट है चैप्टर में, वो है अब देखो क्या है, कोल और पेट्रोलियम जो है ना, ये हमारे नेचुरल रिसोर्स की कैटेगरी है, नेचुरल रिसोर्स का
सारे नेचुरल रिसोर्स, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि कुछ नेचुरल रिसोर्स हमारे पास ऐसे हैं जो लिमिटेड है, अगर उनको ज़्यादा यूज करेंगे तो खत्म हो जाएगा। जैसे कोल उसका लिमिटेड अमाउंट है, मीडियम हो गया, फॉरेस्ट कवर है हमारा, तो हवा अनलिमिटेड है हमारे पास, जब तक धरती है और सन है तब तक एयर का फ्लो होगा, ठीक, उसको तो कभी खत्म नहीं कर सकते। सोलर एनर्जी नहीं कर सकते। दूसरा सोलर एनर्जी डायरेक्ट हीट आ रही है, वो भी यूज नहीं करे तो ये भी हो रहा है। सोलर एनर्जी लिमिटेड है, विंड भी हमारे लिए लिमिटेड अमाउंट में है, वाटर का फ्लो हमारे लिए लिमिटेड अमाउंट में है, कभी खत्म नहीं होगा। ले पानी का फ्लो कैसे होता है? जब तक सन है तब तक इवापोरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन, वाटर पीने का पानी हो गया, पानी कभी खत्म नहीं होगा। चलो करो। पीने का पानी गंदा हो, पीने का पानी कभी खत्म, पानी की बात करते हो तो पानी कभी खत्म नहीं होगा, जितना आपका उतना ही रहेगा, नहीं होगा। लेकिन खत्म क्या होगा? पीने वाला, जिनको गंदा पानी रहेगा तो साफ हो जाएगा, लेकिन पानी कभी खत्म नहीं होगा जब तक सब हमारे पास है, रनिंग वाटर है, वाटर का फ्लो भी नहीं होगा। मतलब पानी रुकने वाला है तो वाटर का फ्लो रुकने वाला है, नदी से पानी बहता है वो कहाँ से होता है? वाटर चाहिए, वाटर पेपर बनने के बाद बनता, बादल से बारिश होती है कोई पानी नहीं आता, वाटर का जो फ्लो है रिवर्स में, वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ वाटर, तो बहता हुआ पानी एक नेचुरल रिसोर्स है जो भी खत्म नहीं होने वाला, लेकिन जंगल लिमिटेड है, काट दो काट दो। दूसरा क्या है? कोल है, कोल का लिमिटेड अमाउंट है, दूसरा निकाल के बाद पेट्रोलियम के साथ ही तीन नेचुरल रिसोर्स ऐसे जो खत्म हो सकते हैं, जिनको एक्सप्लोर किया जा सकता है, तो उनको बचाना हमारे लिए हो गया क्या? हाँ यहाँ पर बेबी सारे ठीक, रब कर दे इसको। तो कहने का मतलब जब यूज करते हैं थोड़ा सा कंसेप्ट लगाया करो। अब कैसे बताओगे इसको? इनका एक लिमिटेड अमाउंट ये बातें थी तुम लोग का स्टोक्स का। अब तुम लोग के फ्लूइड मैकेनिक्स में एक डेरिवेशन और बच गया है जिसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। समझे बात को? इसके बाद क्या है कि फ्लूइड मैकेनिक्स से जितने सारे डेरिवेशन है खत्म हो जाएगा, फिर केवल बच जाएगा सरफेस टेंशन का, विस्कोसिटी का। समझे बात को? तो 3 क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, फिर मेरी जिम्मेदारी खत्म। मतलब तुम लोग बोल सकते हो कि 11th क्लास का 90% सिलेबस खत्म हो गया। चलो ठीक, ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ। क्या? टर्मिनल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी, ये इसको डिनोट करते हैं VT से। इसको किससे डिनोट करते हैं? VT से। इसको देखो डिनोट करते हैं VT से, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी हो गया? हाँ देखो, अच्छा एक बात बताओ, ये तुम लोग है ना ऐसे कभी भी इमेजिन किया है क्या कि मान लो कि बारिश की जो बूंद होती है, मान लो कि है ना बारिश की बूंद ऊपर से जा आती है, ठीक है, जैसे मान लो ये बारिश की बूंद आ गई। अब obvious सी बात है, जो बारिश की अगर मान लो कि बूंद आ गई, ड्रॉप आ गई, इसका मतलब क्या? इसमें तो काम करना कौन शुरू कर दिया होगा? एमजी शुरू कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता यहाँ पे जी का मान कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड, यही है ना? अब इमेजिन करो कि इसका एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब ये नहीं इसका 1 सेकंड में वेलोसिटी कितने से बढ़ रहा है तुम लोग? 10 मीटर पर सेकंड से। यही मतलब हुआ ना? किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन अगर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब हर एक सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना बढ़ गया? 10 मीटर पर सेकंड से। दूसरे सेकंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ठीक है 20, और तीसरे सेकंड में कितना होगा तुम लोगों को? 30 मीटर पर सेकंड। अब ऐसे इमेजिन करो इसको अर्थ पे आने में कितना लगता होगा? मान लो कि 2 मिनट लगा। अर्थ पे कितना लगा आपका? 2 मिनट। तो 2 मिनट का मतलब कितना हो जाएगा? 120 सेकंड। 120 सेकंड है, और 120 सेकंड मतलब तुम 10 से मल्टीप्लाई करो, तब तुम्हें लगता है कि 1200 मीटर पर सेकंड। अब मान लो कि किसी ऑब्जेक्ट, मान लो क्या, मान लो कि ये इतना स्पीड से अगर मान लो तुम्हारे अगर सर से अगर टकरा जाए तो क्या हो जाएगा? कितने स्पीड से? इंसान का सर टूट जाएगा। फिर बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है
कोई ना कोई फोर्स अगर लग रहा होगा ऊपर की तरफ, जिसकी वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, कम कर रहा होगा। बात समझ में आया क्या? और मुझे लगता है नहीं इसे तो ज्यादा समय लगता है उसको गिरने में। अच्छा मान लो इतने स्पीड टकराएगा, मुझे लगता है इतना से बुलेट्स में नहीं फायर होता होगा, समझे बात? 1200 मीटर पर सेकंड का मतलब यही होता है ना, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000, ये होता है क्या? उससे भी कोई ज्यादा है। बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब घर सब टूट जाएगा है ना। इसका मतलब क्या है, अगर ये गिरता होगा तो कोई ना कोई क्या उसको अपोजिट कोई फोर्स लगाता होगा, जिसके वेलोसिटी क्या करता है धीरे कम करता है, समझे बात? कम करते ऐसे करता होता है कि कहीं भी कोई आपका नुकसान नहीं है। तो इसी का यहाँ कंसेप्ट पढ़ने वाले हम लोग हैं टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में, समझे बात को? अब देखो क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, क्या ध्यान दो। देखो जैसे कि मान लो ये फ्लूइड है, देख रहा है क्या? ये मान लो कि फ्लूइड है और यहाँ पे तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे मान लो है ना कोई बॉल वगैरह है, समझे बात? ऐसे तुम यहाँ पे डुबो के रख दो ऐसे सरफेस पर, समझे बात? कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ इस पे लगने वाला फोर्स स्टार्टिंग में कौन होगा? एक तो देखो इसका वेट हो डाउनवर्ड और रखोगे तेमनी काम करेगा ना। एक तो इसका कौन सा हो जाएगा, दोनों वेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक क्या होगा, एक जो है ना देखो इस वाले ऑब्जेक्ट को देखो जिस फ्लूइड में रखा गया ये तो थ्रस्ट ऊपर लगेगा, यानी एक तुम ऊपर क्या लगेगा थ्रस्ट फोर्स, इसको डिनोट करते हैं यूज, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो अगर मान लो कि mg की वजह से देखो जिसे मोशन करना चाहोगा फ्लूइड के अंदर तो ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, विस्कस फोर्स लगेगा, यानी ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा तुम लोगों को, बात समझ में आया क्या? ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा तुम लोगों को, विस्कस फोर्स, सही है। अब देखो अगर मान लो इस वाले केस में कि अगर वेट ये वेट अगर दोनों फोर्स अगर ज्यादा हो, मतलब थ्रस्ट फोर्स या किससे तुम लोग आपका विस्कस फोर्स, समझे बात? इसका मतलब नेट फोर्स कैसे होगा, डाउन नीचे की तरफ हो जाएगा। इस वाले केस में बोल सकते हैं कि जो नेट फोर्स हो जाएगा, नेट फोर्स किस तरफ हो जाएगा तुम लोगों को, डाउनवर्ड, यही होगा क्या? अरे यार एक बात बताओ, तुम पानी में अगर किसी पत्थर को डालते हो तो डूब जाता है, इसका मतलब क्या है कि नीचे लगने वाला फोर्स का मान क्या है, ज्यादा है, ऊपर लगने वाला मान क्या है, कम है। लेकिन वही अगर मान लो कि डालते लकड़ी वगैरह को तो लकड़ी नहीं डूबता, इसका मतलब क्या, ऊपर के फोर्स का मान ज्यादा, नीचे वाले क्या है, कम है, ये तो मतलब होती बात ना, ठीक है। अब बताओ अगर किसी ऑब्जेक्ट का अगर नेट फोर्स अगर नीचे की तरफ होगा, इसका मतलब यही है ना कि नेट जो एक्सेलरेशन होगा इसका, नेट जो एक्सेलरेशन भी होगा ये भी कैसे होगा तुम लोग, डाउनवर्ड, यही मतलब है ना। अब बताओ अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर मान लो एक्सेलरेशन होगा, यानी इसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज है, कैसे होगा तुम लोग, अरे जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर तेज स्पीड होगा, वेलोसिटी वगैरह कोई दिक्कत है क्या, नहीं। यानी इस वाले केस में वेलोसिटी क्या करेगा तुम लोगों को, इंक्रीज, कोई दिक्कत है क्या? एक और अभी केस मान लो कि मान थोड़ा सा ये इंक्रीज करते करते नीचे आ गया, एक बात तो सबको पता नहीं कि विस्कस फोर्स का वैल्यू कितना होता है, 6 पाई eta r into कितना होता है, अब पता है क्या, सुनो जैसे जैसे क्या होगा नीचे देखो फोर्स का मान ज्यादा होगा तो वेलोसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, समझे बात? जब वेलोसिटी इंक्रीज करेगा यानी ऊपर जो विस्कस फोर्स है किस पे डिपेंड कर रहा है तुम लोग, समझे बात? तो नीचे वेलोसिटी बढ़ेगा, इसका मतलब क्या है कि विस्कस फोर्स ऊपर तो क्या बढ़ेगा, बोल रहे हैं ऊपर से विस्कस फोर्स लग रहा है, फार्मूला ये ना 6 पाई eta r, नीचे अगर स्टार्टिंग फोर्स का मान ज्यादा होगा, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, नीचे आपका स्पीड ज्यादा बढ़ेगा, स्पीड ज्यादा बढ़ेगा तो ऊपर आपका विस्कस फोर्स जो ऊपर ज्यादा लगना शुरू कर देगा, किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यानी कुछ समय ऐसे मान लो ये बॉडी यहाँ पे आ गई तो अभी भी देखो नीचे काम कौन सा कर रहा है, वेट कर रहा है, ऊपर कौन सा का फ्लूइड लगाएगा, थ्रस्ट फोर्स आएगा, आपका मोशन में से कौन सा लगेगा तुम लोगों को, विस्कस फोर्स, समझे बात? तो अभी भी अगर मान लो इस वाले केस में कि अभी भी अगर यही कंडीशन बन रहा है कि W भी आपका तुम लोगों को E प्लस कौन सा तुम लोगों को प्लस, तो नेट फोर्स कैसे हो जाएगा तुम लोगों को, नेट फोर्स हो जाएगा अभी भी क्या हो जाएगा तुम लोगों को, डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगा तो नेट एक्सेलरेशन भी किस तरफ हो जाएगा तुम लोगों को, नेट एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा आप लोगों को, डाउनवर्ड, समझ रहे हो? इसका मतलब अभी भी क्या है कि नेट जो वेलोसिटी होगा वो भी क्या करेगा तुम लोगों को, इंक्रीज करेगा, यही मतलब है ना। अब देखो जितना ज्यादा नीचे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा उतना ही ज्यादा ऊपर विस्कस फोर्स लगेगा, किस पे डिपेंड, वेलोसिटी पे। देखो एक समय ऐसा आएगा है ना जिस समय पे ऊपर जितना फोर्स लग रहा है उतना ही कितना लगेगा, नीचे लगेगा, समझे बात? यानी एक समय ऐसा आएगा, मान लो एक समय ऐसा आएगा तो हम लोग सब समझ के बाहर हो जाएंगे, एक समय मान लो कैसा आएगा कि ये बॉडी है
ऊपर जो लग रहा था तुम लोग कौन सा विस्कस फोर्स F सॉरी विस्कस फोर्स, ऊपर कौन सा लग रहा था थ्रस्ट फोर्स, नीचे क्या लग रहा है आपका। यानी इस समय ऐसा आएगा कि जितना वेट इक्वल टू कितना हो जाएगा m, यानी जितना वेट है इक्वल टू कितना आ जाएगा तुम लोगों को अब थ्रस्ट फोर्स प्लस। अब देखो जितना अगर नीचे वेट लग रहा है उतना ही अगर ऊपर फोर्स लग रहा है तो बोल सकते हैं कि बॉडी पे यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा तुम लोगों को, ये हो गया ना। जितना अपवर्ड फोर्स लग रहा है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, तो बॉडी पे कितना हो गया नेट फोर्स 0। ये नेट फोर्स 0 का मतलब क्या है कि बॉडी किसमें हो गया तुम लोगों को इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम तो नहीं बोल सकते हैं कि यार देखो बॉडी पे नेट फोर्स 0 होने का मतलब क्या है कि बॉडी आपका मूव करेगा किससे, आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से, समझे बात। यानी पता क्या होगा जब एक कंडीशन आएगा धीरे धीरे है ना, तो आराम से बॉडी आपका कांस्टेंट वेलोसिटी से आपका मूव करना शुरू कर देगा, समझे बात को। यानी इस वाले केस में बोल जाएगा है ना कि बॉडी विल मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तुम देखो ना तुम्हारा किसी चीज को तुम पानी डाल दो, देख समय के बाद पता क्या होता है आराम से ना गिरते गिरते रहता है, समझे बात। उसी वेलोसिटी को अगर मान लो कि बॉडी का अगर नेट फोर्स अगर 0 हो जाए तो बॉडी मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, और इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनल, इसी को हम क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, समझे बात। अब इसी का हम लोग क्या करना है डेरिवेशन करना है, यहां तक तुम लोग छाप लो, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यानी बॉडी क्या करना शुरू कर देगा तुम लोगों को फ्री फॉल हो जाएगा। यानी इस केस में नेट एक्सेलरेशन पे कितना हो जाएगा 0, यानी इस केस में कितना हो जाएगा कि वेलोसिटी और वेलोसिटी क्या हो जाएगा इस बात को मतलब नेट फोर्स होने के बाद बॉडी मूव करना शुरू कर देगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसी का हम लोग को वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसी का हम लोगों को वैल्यू फाइंड आउट करना है। अभी भी क्या होगा इस केस में कि ऊपर फोर्स का मान बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी इसमें क्या वेलोसिटी क्या कर रहा है इंक्रीज कर रहा है, ऊपर फोर्स बढ़ेगा धीरे आएगा, एक समय ऐसा आएगा जब दोनों फोर्स का मान क्या होगा अप और नेट का इक्वल हो जाएगा। हो गया।
हो गया। चलो अब हम लोग को निकालना है कि ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा हम आराम से गिरता रहेगा, इसका हम लोग को निकालना है। हो गया। चलो अब डेरिवेशन करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी का। तुम ऐसा देखा होगा जैसे मान लो किसी चीज पर तुम डालो और मान लो किसी पानी वगैरह में तो गिरना शुरू कर देता है आराम से। स्टार्टिंग में क्या जाएगा वो केस नीचे गिरेगा, फिर एक समय ऐसा है ना आराम से धीरे धीरे से है ना स्मूथली वो गिरते रहता है। अब इसी का हम लोग करना है डेरिवेशन। तो टर्मिनल वेलोसिटी का निकालते हैं, डेरिवेशन कैसे होगा भाई देखो। मतलब ये है कि डेरिवेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी एक केस यही बन रहा था ना, ये अपने पास फ्लूइड है और इसमें एक स्फेरिकल बॉडी ऐसे मान लेते हैं ना, इसका रेडियस है, इसका स्फेरिकल बॉडी का रेडियस है, ये मान के बैठते आप कोई दिक्कत है क्या? इस पे लगने वाला फोर्स क्या होगा, नीचे क्या हो जाएगा mg, ऊपर क्या लग रहा था इस पे विस्कस फोर्स, और एक और क्या है इससे पुल लगा रहा था बायोन्सी फोर्स, यानी इसको बोल रहे थे अपथ्रस्ट फोर्स। यही लग रहा था क्या? ये मान लेते हैं कि फ्लूइड का डेंसिटी, फ्लूइड का जिसमें डूब रहा है डेंसिटी कितना मान के बैठे हैं रो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। और ये जो स्फेरिकल जो बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी, इस स्फेरिकल बॉडी का जो डेंसिटी है वो कितना मान के बैठते हैं सिग्मा, कितना मान के बैठते हैं सिग्मा। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मान के बैठते हैं इसका एटा। कोई दिक्कत है क्या? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना मान के बैठते हैं एटा। सही है बोला यार। अच्छा एक बात देखो सबको फिक्स है कि पता क्या है, देखो जिसका इस सॉलिड का देखो जितना वॉल्यूम होगा उतना ही क्या होगा, डूबने पे कितना ही फ्लूइड पड़े तो वो डिस्प्लेस करेगा, और जितना इसका वॉल्यूम हो उतना ही को डिस्प्लेस करेगा ना। अपन इससे पढ़ चुके आर्किटेक्चर वगैरह, ये है क्या? हां अब तुम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनाओ कितना हो जाएगा, मुझे लग रहा है कि mg का कितना हो जाएगा प्लस कितना आ जाएगा, यही कंडीशन आ रहा था ना अभी तुम लोग बोलना एट आपका f नेट आपका कितना फ्लो 0 तभी आएगा जब जितना अपवर्ड फोर्स उतना ही कितना होगा डाउनवर्ड। तो दिक्कत है क्या? ये बताओ ये तुम लोग है ना सबको पता है कि डेंसिटी का तो कितना होता है, डेंसिटी का तो कितना होता है मास अपॉन कितना होता है, ये होता है क्या? डेंसिटी बताओ इस ब्लॉक का, इस स्फेरिकल बॉडी का डेंसिटी कितना है सिग्मा, ये सिग्मा इक्वल टू मास, इसके मान के बैठे मान लो कि मास कितना है m अपॉन वॉल्यूम, से कितना मान के बैठे नहीं तो बताओ इस केस में मास इक्वल टू कितना आ जाएगा डेंसिटी इनटू, ये हो गया। यानी यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं आपका m इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा इनटू v, यानी हो जाएगा सिग्मा इनटू v तो कितना आ जाएगा। ये तुमने बताए थे कि अपथ्रस्ट फोर्स का जो वैल्यू होता है ρg होता है, बता रहे तुम लोग। और स्टार्टिंग में जब तुम बता रहे थे तो वॉल्यूम किसका कर रहे थे, सॉलिड कर रहे थे, फिर बाद में देखा गया कि जितना आपका सॉलिड का डुबोते हो उतना ही क्या होता है वो आपका है लिक्विड निकल जाता है। मतलब यहाँ वॉल्यूम फुल कर दिए थे, यानी इसे फार्मूला यहाँ कितना लिखेंगे v * ρ * g प्लस ये तुम लोग कौन सा है बताओ, विस्कस फोर्स है क्या? और विस्कस फोर्स तुम लोग बताया थे ये भी इक्वल टू फार्मूला कितना होता है 6 पाई एटा r * v। अब देखो यहाँ पे जो v हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, vt बराबर हो जाएगा, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 6 पाई एटा r * कितना आ जाएगा। अब बताओ हम लोग को निकालना क्या है, vt का मान निकालना है क्या? तो यहाँ से लगता है कि हो जाएगा 6 पाई एटा r * vt इक्वल टू, है ना, मुझे लग रहा है कि इधर अगर भेजोगे तो ये टर्म आ जाएगा v ρg माइनस ये टर्म इधर चल जाएगा, ये हो गया। यहाँ सिग्मा कर दो, ये है क्या? और माइनस कितना आ जाएगा v ρg, सही है। ये मुझे लग रहा है ना कि यहाँ पे v जो है ना कॉमन कर ले क्या, सॉरी v * g कॉमन कर लेते तो कितना हो जाएगा सिग्मा माइनस रो, है ना। कोई दिक्कत है क्या? इक्वल टू आ जाएगा 6 पाई एटा r * vt। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना,
पक्का? हाँ सही है। यानी यहाँ से बताओ क्या आ जाएगा, VT इक्वल टू कितना आ जाएगा? अच्छा बताओ यहाँ पर V क्या है, वॉल्यूम है क्या? V क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम किसका? तुम लोगों को सॉलिड स्फीयर का, यही है क्या? बताओ सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? अगर सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम सबको अगर तुम निकाल कर देखोगे तो मुझे लगता है यहाँ V इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 है ना, 4/3 कितना होता है, पाई इंटू यही होता है ना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। 10 क्लास में पढ़ के बैठे हो, 4/3 पाई आर क्यूब, यानी यहाँ से आ जाएगा 6 पाई एटा आर इंटू VT इक्वल टू 4/3, यही हो गया 4/3 आर क्यूब इंटू जी इंटू कितना आ जाएगा, सिग्मा माइनस हो गया क्या? देखो पाई से पाई यहाँ कैंसिल हो गया क्या? यहाँ कट गया आपका 2 और यहाँ कितना कट जाएगा 3, सही है। और यहाँ से r है तो यहाँ पे क्या बच जाएगा तुम लोगों को, r² बच जाएगा। यानी यहाँ से अगर मुझे लगता है कितना आ जाएगा 3 एटा इंटू VT इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3 आएगा। ये सुनो, हाँ ठीक, कितना आ जाएगा 2 कितना आ जाएगा 3 r² इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू कितना आ जाएगा जी, यही है क्या? अब कुछ नहीं करना है, ये 3 एटा को तुम इधर भेज दो तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से आ जाएगा तुम लोगों को VT इक्वल टू कितना आएगा 2/9, ये है क्या 2/9 है ना, कितना आ जाएगा 2/9 r² इंटू कितना आ जाएगा सिग्मा माइनस रो इंटू जी अपॉन कितना आ जाएगा, यही देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है, कितना बताओ VT इक्वल टू 2/9 r² एटा इंटू सिग्मा माइनस रो अपॉन जी, समझे बात? टर्मिनल वेलोसिटी का यही फार्मूला है, कितना 2/9 r² इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी। क्या ध्यान देना इधर, यहाँ जो VT है ये क्या है तुम लोगों को टर्मिनल वेलोसिटी, VT यहाँ पर क्या है टर्मिनल वेलोसिटी, कोई दिक्कत है क्या? इस फार्मूला में एटा क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ, क्योंकि क्या है तुम लोग है ना ये जो बता दिए हो ना तुम भूल जाओगे, कोएफिशिएंट ऑफ क्या है विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ क्या है विस्कोसिटी, सही है। r² क्या है रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी, सही है क्या? सिग्मा क्या है डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी, ये क्या? रो क्या है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो क्या है डेंसिटी ऑफ, बात समझ में आए क्या? और VT सही मतलब तुम लोग हाँ साथ लिखे दिए, और जी के सबको पता है जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकंड। ये देखो टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है ना, जब किसी ऑब्जेक्ट का स्फेरिकल ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में क्या करते हैं डुबोते हैं, कितना है 2/9 r² एटा सिग्मा माइनस रो अपॉन जी। तुम लोग इसको छाप दो, इसका डेरिवेशन वगैरह कभी-कभी क्या है ना पूछता था। r² एटा इंटू सिग्मा माइनस रो इंटू जी, ये प्यारा सा डेरिवेशन है टर्मिनल वेलोसिटी का। टर्मिनल वेलोसिटी का नोट डाउन करो, प्यारा सा डेरिवेशन है टर्मिनल वेलोसिटी का।
टर्मिनल वेलोसिटी। हो गया क्या? अब ये सब डेरिवेशन में है, तुम लोग घर पे जाकर करना है इसको। हो गया? अच्छा बताओ, ये इस वाले वेलोसिटी से, ये टर्मिनल वेलोसिटी से बताना अभी भी बॉडी ये कहाँ गिर रहा है? मुझे लग रहा है कि देखो गिरा नीचे की तरफ, बोलना। अभी भी इस बॉडी को देखो डुबो दिए, तो अभी भी इसका मोशन कैसे है आपका? नीचे की तरफ, है ना? कांस्टेंट वेलोसिटी से। यही कर रहा है क्या? ये मान लो कि सीन कुछ ऐसा हो जाता, सीन अगर मान लो जैसा बन जाता है, देखो कि ये जो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फार्मूला है vt = 2/9 r² सिग्मा माइनस u कितना है? ये है क्या? देखो अगर मान लो इस वाले केस में कि अगर इसका वैल्यू अगर ज्यादा हो जाए, मतलब सिग्मा है ना, डेंसिटी ऑफ बॉडी लेस देन आपका डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। एक इसका तुम लोग के बॉडी का डेंसिटी था ना, सॉलिड बॉडी, और एक इसका था तुम लोगों को। अब देखो अगर मान लो कि रो का अगर वैल्यू अगर ज्यादा हो जाएगा और सिग्मा का वैल्यू कम आ जाएगा, तो कम से अगर ज्यादा माइनस करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। यानी इस वाले केस में जो टर्मिनल वेलोसिटी क्या आ जाएगा तुम लोगों को? समझे बात? अब देखो अगर मान लो कि पॉजिटिव आ रहा था तो बॉडी आपका मोशन कर रहा था, नीचे तरफ डूब रहा था आराम से, ये रहता ना, बॉडी है फ्लूइड में डूब रहा था, किस तरफ आप नीचे की तरफ। अगर इस वाले केस अगर बनेगा तो इसका मतलब मोशन कैसे हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यानी इस वाले क्वेश्चन में मोशन कैसे हो जाएगा तुम लोगों को? समझ रहे बात? जैसे इसका तुम एग्जांपल ले लो, इसका एग्जांपल ले लो, एयर बबल, एयर बबल इन वाटर, कोई दिक्कत नहीं ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर एयर का बबल होगा, इसको तुम अगर मान लो, अगर सॉलिड मान लो, इसका डेंसिटी कितना मान के बैठे थे हम लोग फार्मूला में? सिग्मा। और वाटर को अगर तुम लोग अगर मान लो फ्लूइड मान लो, इसका डेंसिटी कितना मान के बैठे थे? देखो जनरली क्या है, ये अगर सॉलिड बॉडी का
एयर बबल का डेंसिटी होता है, ये होता है तुम लोगों को 1.2 kg पर मीटर, समझे बात? हाँ, और सबको पता है कि वाटर का जो डेंसिटी होता है कितना होता है, 10 के पावर 3 कितना होता है kg पर मीटर। अब देखो सबको तुम सेम रहने दो, इसका तेरा वैल्यू कितना है, तो 1.2 है, और वो का मान कितना इस वाले में है 10 के पावर 3, तो नेगेटिव आ जाता है। इसीलिए क्या होता है, ध्यान देना कि पानी के अंदर कोई एयर बबल रहता है तो कहाँ आता है तुम लोगों को, ऊपर की तरफ। बात समझ में आएगी? ये अगर एयर बबल है, इस केस में इससे नेगेटिव क्या आ जाएगा तुम लोगों को, नेगेटिव आ जाएगा, यानी इसका मोशन कैसे हो जाता है तुम लोगों को, मोशन हो जाता है तुम लोगों को अपवर्ड। बोला है पानी के अंदर कोई अगर मान लो कि बूंद रहती है, एयर बबल रहती है, तो ऊपर की तरफ आती है, इसलिए आती है इस एयर बबल का जो डेंसिटी है वो वाटर कंपेयर में क्या है, काफी कम है, समझे बात? तो कम की वजह से क्या आता है तुम लोगों को ऊपर की तरफ, इसका मतलब नेगेटिव आ जाएगा ना। अगर मान लो पॉजिटिव आ रहा था तो उतना बढ़ जा रहा था नीचे की तरफ, अब नेगेटिव कहाँ जाएगा, ऊपर। इसीलिए एयर बबल क्या जाता है ऊपर की तरफ, समझे साहब? इसका डेंसिटी कितना है, इसका डेंसिटी मान के बैठे थे सिग्मा, फ्लूइड का मान के बैठे थे लोग, यानी कि एयर बबल है, एयर बबल राइजेज किस तरह राइज करता है तुम लोग अपवर्ड। कोई बोलता है ना कि भैया खाली है इसलिए ऊपर आ जाता है, ऐसा नहीं है। एयर बबल का डेंसिटी है, और ऐसे ध्यान दो जिस ऑब्जेक्ट का जो डेंसिटी है ना, अगर फ्लूइड के डेंसिटी से अगर कम रहेगा तो ऊपर आ जाएगा। तुम लकड़ी को देखो ना, लकड़ी को तुम प्रेस करो ऊपर आ जाता है, क्यों आ जाता है, उसका डेंसिटी क्या है, कम। क्या तुम आइस को देखो, आइस को देखो तुम डुबो तो पानी ऊपर आ जाता है, आइस का डेंसिटी है वाटर से क्या है तुम लोगों को, कम है। पीछे बैठो, पीछे बैठो, पीछे बैठो, पीछे बैठो। अरे यार हो गया, चलो ठीक है। इसका अगर एक बार तो ग्राफ बना लेते हैं, इसका ग्राफ क्या करता है, तुम इधर देखो, मुझे लग रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना था, vt = 2/9 r² डेल्टा सिग्मा माइनस रो इनटू कितना होता है, बचा क्या होता है, अभी समझ में आ रहा है। कल के बाद होता है कंफ्यूजन, ये किसका डेंसिटी है, किसका डेंसिटी है, समझे बात? चलो एक बार ग्राफ बना लेते हैं वेलोसिटी टाइम का। तो अगर इसका तुम ग्राफ बनाओगे वेलोसिटी का और किसका होता होगा तुम लोगों को टाइम, देखो धीरे धीरे पता क्या होता है, अगर किसी फ्लूइड में अगर किसी तुम ऑब्जेक्ट को बोलते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, वेलोसिटी उसका इंक्रीज करता है, क्या करता है, इंक्रीज करता है, और एक समय के बाद क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, समझे भाई? और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी, ये होता है ना।
डाल रहे थे, बढ़ रहा था, फिर नेट फोर्स 0 हो गया, आराम से गिरना शुरू कर दिया। तो देखो आप है ना, यहाँ से आने के बाद इसका वेलोसिटी अब चेंज, समझे बात? ये ग्राफ हो गया तुम लोग। सेकंड अगर यहाँ पे ध्यान से देखो कि वेलोसिटी है तो किसके प्रोपोर्शनल दोनों आर स्क्वायर है क्या? अगर ऐसा ये चेंज नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ये तो नहीं चेंज करेगा, ये चेंज करेगा, यानी vt किसका प्रोपोर्शनल है? इसका सेकंड में ग्राफ देखो, देखो vt किसका है तुम लोग? आर स्क्वायर नहीं है क्या? यानी इसका तुम लोग ग्राफ बनाओगे वेलोसिटी का और किसका तुम आर का बनाओगे तो मुझे लगता है ये बनेगा, समझे बात? अरे यार तुम बताया था ना, इधर y है और इधर x है, तो y अगर मान लो कि x से प्रोपोर्शनल ऐसे ग्राफ बन रहा है, समझे बात? यहाँ स्क्वायर पे ग्राफ बनेगा, कोई दिक्कत है क्या? काम ले इसको। तो ग्राफ बनेगा तुम लोग vt r स्क्वायर का और vt और टाइम का। टाइम हो गया क्या? कितना है? चलिए सब बच्चा से बाहर निकल जाता है। हो गया? ठीक। तो ठीक, एक न्यूमेरिकल तुम लोग कर रहे हैं ना, क्वेश्चन देखो जेई का है, एडवांस क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल चीज पूछा था ये जेई। एक बार तुम लोग है ना क्वेश्चन एक बार देख लो तुम लोग, 16 का है। तो क्या बोला था कि देखो अपने पास दो कंटेनर है, अपने पास कितने कंटेनर है? दो, और दोनों में फुल भरा हुआ है, इसमें फुल भरा हुआ है, इसका नाम रख दिया था P और इसका नाम कितना रख दिया था Q, समझे बात को? और इसमें दोनों में स्फीयरिकल बॉडी ये है और ये इसमें, समझे बात को? इसका डेंसिटी ऑफ तुम लोगों को दिया हुआ था, इस बॉडी का सीमा का मान दिया हुआ था 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसका डायमीटर दिया हुआ था 1 सेंटीमीटर, और डेंसिटी ऑफ तुम लोगों को दिया हुआ था वो का मान 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और इसके कोएफिशिएंट विस्कोसिटी कितना दिया हुआ था? 3। इस वाले को दिया हुआ था कि इसका डेंसिटी दिया हुआ था सॉलिड का कितना? 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसके जो डायमीटर है ये दिया हुआ था 0.5 सेंटीमीटर, इसका डेंसिटी तुम लोगों को दिया हुआ था 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल क्वेश्चन था, और इसके कोएफिशिएंट विस्कोसिटी कितना था? एटा का मान 2। तो क्वेश्चन ये था कि देन फाइंड द रेशियो, मतलब तुम लोग को टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो निकालना था, कितना? कि Vp अपॉन Vt का Vq का रेशियो कितना होगा, मतलब इसका टर्मिनल वेलोसिटी P का और इसका टर्मिनल वेलोसिटी Q का कितना होगा, समझे बात? ये निकालना था। इसके ऑप्शन देखो दिया हुआ है, ऑप्शन 1 ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी कितना है 3 और ऑप्शन डी कितना है तुम लोगों को 4। अब तुम ध्यान से देखो, देख रहे क्या? मतलब दोनों केस में हम लोग को निकालना था टर्मिनल वेलोसिटी का रेशियो,
ये सबको पता है कि टर्म वेलोसिटी जो फार्मूला होता है v इक्वल टू कितना होता है 2/9 r स्क्वायर एटा, ये होता है क्या सिग्मा माइनस रो इनटू जी। ये क्वेश्चन में एडवांस क्वेश्चन पूछा था, समझे बात। अब ध्यान से देखो, मुझे लगता है कि देखो अगर दोनों की अगर निकालेंगे टर्म वेलोसिटी p और q के लिए निकालेंगे, देखो 2/9 देखो दोनों में आएगा, जी देखो दोनों में आएगा, समझ रहे बात हैं। यानी मुझे लगता है कि vt इक्वल टू लिखते क्या कितना आ जाएगा r स्क्वायर अपॉन एटा, कितना आ जाएगा सिग्मा माइनस रो इनटू कितना आ जाएगा, ये कर दे क्या। बाकी जब देखो रेशियो जो लोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, बाकी देखो सबका ये वैल्यू दिया हुआ है, अपन नहीं कर सकते, समझे बात। तो एक बार किसका निकालते हैं, p का निकाल ले क्या, एक बार p का निकाल लो, तो p का निकालो कितना आ जाएगा r स्क्वायर। देखो r स्क्वायर निकालो तो इसका देखो तुम लोगों को डायमीटर दिया हुआ है, हम लोग को निकालना रेडियस में कितना आ जाएगा 0.5 का अपॉन एटा बताने से एटा का मान कितना दिया हुआ है 3। ये क्वेश्चन में एडवांस क्वेश्चन है, कितना सिंपल इनटू सिग्मा बताने से कितने सिग्मा मान कितना आता है 8। देखो सब इसमें सेंटीमीटर दिया हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, इनटू रो कितना दिया हुआ है 0.8 हो गया क्या। ये देखो p का हो गया, q का कितना आ जाएगा, ये क्या बताओ q का यहाँ पे तुम लोग को डायमीटर दिया हुआ कितना, इसका रेडियस कितना आ जाएगा 0.5/2 का कितना आ जाएगा इनटू इसका एटा का मान कितना दिया हुआ है, सही है। ये दिक्कत है क्या, हाँ है ना, पक्का ना। चलिए अगर तुम और देखो ज्यादा करोगे ना तो इसमें लगता है तो 0.5 का स्क्वायर पर 4 कर दो, ये हो जाएगा ना। अगर ज्यादा अगर करना चाहोगे तो मुझे लगता है कि इसको ऐसे कर दो, ऊपर ऐसे कर दो कि 0.5 का स्क्वायर कर देंगे, सही है क्या, और नीचे कितना आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, है ना। अब 4 इसका कितना है, एटा का मान कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा यार, 2 है तो 4 में कितना 8 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 8 इनटू इसका बताओ सिग्मा माइनस रो, इसका देखो सिग्मा का मान कितना दिया हुआ 8 और रो का मान कितना दिया हुआ 1.6 है 1.6। अब तुम्हें रेशियो निकालना है, रेशियो निकाल दो तुम लोग vp अपॉन कितना निकाल दो vq निकाल दो, vp का मान कितना है तो देखो 0.5 का स्क्वायर अपॉन 3, ये है क्या। ये तुम यहाँ से इसको निकालो तो मुझे लग रहा है कि 1.2 आ जाएगा 7.2, ये है क्या इनटू, ये जब तुम डिवाइड करो देखो ये 8 ऊपर चल जाएगा, 8 ऊपर चल जाएगा और नीचे इसका देखो 0.5 नीचे आ जाएगा, इसे कितना आ जाएगा ये स्क्वायर, ऐसे तुम लोग करोगे तो मुझे लगता है 6 पॉइंट कितना आ जाएगा 6.4। ये स्क्वायर से स्क्वायर मर गया, पड़ गया क्या, कोई दिक्कत है क्या। यानी इस केस में vp अपॉन vq इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ देखो डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, समझे बात। यानी ऊपर बच जाएगा 72, नीचे बचे ऊपर 8, नीचे 3 इनटू कितना आ जाएगा 64, यही बचेगा क्या, यही हो गया 8 इंटू 64 हो गया और 9 इंटू 8 कितना 72 आ गया, कोई दिक्कत है क्या। 8 सेट मर गया, ये कितना से कट गया 3, यानी इस केस में vp अपॉन vq रेशियो कितना आ जाएगा। ये क्वेश्चन था इंटीजर टाइप का, यानी इस वाले आंसर कौन सा आ जाएगा तुम लोग को 3। अब देखो ये क्वेश्चन है वो यही करना, समझे बात, वो एडवांस है क्वेश्चन और कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि दोनों केस में टर्म वेलोसिटी का रेशियो कितना आ जाएगा, समझे बात को। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। तो जो भी है मल्टीप्लाई डिवाइड करके तुम लोग है ना इसके आंसर निकाल लिया, ये आंसर आ गया 3। तो यहीं तक था तुम लोगों का। कल तुम लोग है एससी वर्मा सर के जितने सारे जो है कंसेप्ट वगैरह करना, सरफेस टेंशन छोड़कर, हालांकि वो क्वेश्चन मिलेगा भी नहीं, तो फ्लूइड मैकेनिक्स में तुम लोग है ना वो क्वेश्चन सारे करना। कल पेपर डिस्कस करेंगे और कल से परसों से स्टार्ट करेंगे सरफेस टेंशन, समझे बात को। 2-3 दिन उसको खत्म करेंगे और इस चैप्टर को बाय बोलेंगे।